पप्पू यादव सबसे आगे चल रहे हैं। वो जीत जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं। और संतोष कुशवाहा जो हैं जदयू के, वो दूसरे नंबर पर हैं। राजद लड़ाई से बाहर है, जिनका 10 लाख रुपया पकड़ा गया, वो भी पानी में जाएगा। तेजस्वी इतना हाँ, तेजस्वी लगातार वहाँ कैंपेन करते रह गए, मगर उसका कोई असर नहीं पड़ा। राजद का जो आधार वोट है MY, वो लगभग शिफ्ट हो चुका है पप्पू यादव के साथ, पप्पू यादव के साथ। तो कहीं टिकती नहीं है राजद उम्मीदवार। तो ये स्थिति है वहाँ। और संतोष कुशवाहा का वहाँ विरोध भी हो रहा है, कई क्षेत्र में विरोध हो रहा है। जिस तरीके से आज पप्पू यादव को रोका गया, जो आरोप उन्होंने लगाया है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित ये था और मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, ये छल प्रपंच दाव पेच तो चलते रहता है। तो उनका जो आरोप है, अब वो तो जांच का विषय है कि इसमें सरकार का कितना हाथ है। किशनगंज के बारे में बड़ा चर्चा होती है, कत्ल की रात जब कहा जाता है, वोटिंग से पहले वाली जो रात होती है, यानी आज की जो रात है, उस दिन कई जगह पर मीटिंग होती है और उस मीटिंग में तय होता है कि एक तरफा वोट किसको देना है। तो ये रात जो है वो उम्मीदवारों के लिए कितना भारी होगा? नहीं, ये कत्ल की रात पूरे चुनाव के लिए कहा जाता है। अच्छा। माने चुनाव के मतदान के ठीक पहले वाली रात जो है उसको कत्ल की रात कहते हैं, कि किसका कत्ल होगा और कौन जीतेगा। तो इसीलिए कत्ल की रात कहते हैं। तो उसमें एक और फैक्टर ये है कि शुक्रवार है, जुमे की नमाज में प्रायः सब मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं मस्जिदों में। तो वहाँ भी एक फैक्टर है वो भी, कि वहाँ से किसके लिए फरमान जारी होता है। अंत तक लोग इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि वो किसके तरफ ज़्यादा झुकाव है और कौन भाजपा को हरा रहा है। पहले ये टेंडेंसी होती थी उसको साथ दे दो, मगर अब भाजपा के खिलाफ वैसा नकारात्मक भाव नहीं है मुसलमानों में। सोच में मुसलमानों में के बदलाव आया है अब, और वो भाजपा को अब उस नज़र से नहीं देखते। बांका में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जयप्रकाश आगे हैं, राजद उम्मीदवार जयप्रकाश। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जयप्रकाश का स्वभाव, वो हर दिल अजीज आदमी है। दूसरी ओर जो गिरधारी यादव हैं जदयू उम्मीदवार, उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो अहंकारी हैं। अच्छा। जल्दी मिलते नहीं लोगों से, ठेकेदारों से घिरे रहते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, दूसरे चरण के तहत 5 सीटों पर कल शुक्रवार को मतदान सुबह से ही शुरू हो जाएगा। जो 5 सीटें हैं उसमें बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज की सीट शामिल है। लेकिन आज देखिए, यानी कि वोटिंग से एक रात पहले पूर्णिया में माहौल बेहद गर्म देखने को मिला है। सबसे चर्चित सीट पूर्णिया में एक दिन पहले जो आज माहौल है उसमें पुलिसिया कार्रवाई खूब देखने को मिली है। एक तरफ राजद की प्रत्याशी बीमा भारती के PA के गाड़ी में से 10 लाख कैश बरामद होते हैं, उन्हें हिरासत में लिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव, जो कि 2 गाड़ियों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, उनको पुलिस रोक देती है और गाड़ी से नीचे भी उतार देती है। बाद में उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाता है। तो चुनाव से पहले, यानी वोटिंग से पहले पूर्णिया का माहौल गर्म है। इस पर अपने खबर की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन अन्य 4 सीटों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले तो वोटिंग से पहले आज जो पूर्णिया का माहौल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? पूर्णिया में जो कार्रवाई हुई, वो उससे पप्पू यादव का ग्राफ और बढ़ गया, उनको फ़ायदा ही हो गया। वो प्रचार के लिए जा रहे थे, तो जब प्रचार बंद हो जाता है तो डोर टू डोर कैंपेन चलता है, उस पर रोक नहीं है चुनाव आयोग की। आप सिर्फ लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते, पर्चा, पंपलेट, बैनर, ये सब का प्रयोग नहीं कर सकते, मगर डोर टू डोर जा कर के मतदाताओं से बातचीत करके कन्वासिंग कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है। तो उनका कहना है, पप्पू यादव का, कि वही करने वो गांव में जा रहे थे। इस बीच पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक दी और उनको खींच के नीचे उतारा गया। इसके विरोध में वो वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए और फिर गांव के लोग भी आ गए वहाँ और अच्छा मजमा एक जमा हो गया और नारेबाजी भी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी हत्या की कोशिश है। ग्रामीणों ने भी कहा कि हाँ, हम लोग नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। तो ये इसका राजनीतिक फ़ायदा उनको मिल जाएगा पप्पू यादव को। और दूसरी घटना जो है वो बीमा भारती के PA की गाड़ी से 10 लाख रुपए बरामद हुए। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, इसलिए कि चुनाव में कल मतदान है वहाँ, तो हर बूथ पर
वो पोलिंग एजेंट होते हैं पार्टियों के, उनको पैसे कुछ दिए जाते हैं ताकि वो चैलेंज कर सकें। अगर कोई बोगस वोटिंग हो रही हो तो चैलेंज करने के लिए पैसा जमा करना पड़ता है, तो वो पैसा दिया जाता है। दूसरे की वो बांटने के भी काम आता है, मतदाताओं को जहाँ देखा गया वहाँ बांटा गया, तो उसी उपयोग के लिए वो पैसा रहा होगा, नहीं तो दूसरा और क्या उपयोग ये तो होगा। चुनाव का तो ये दुरुपयोग हुआ, ये चुनाव में। दुरुपयोग हुआ, ये बिल्कुल दुरुपयोग हुआ। अब उसकी छानबीन होगी कि पैसा कहाँ था, किसका था, कहाँ ले जा रहे थे। तो क्या बीमा भारती का अगर इसमें नाम आता है तो उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, नामांकन भी रद्द हो सकता है? नहीं, नामांकन तो रद्द नहीं होगा, मगर उसमें कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोग कुछ कार्रवाई करेगा उस पर, मगर वो अगर साबित कर देते हैं कि ये जायज़ पैसा था और जायज़ काम के लिए ले जाया जा रहा था, तो केस नहीं बहुत बनेगा। बड़ा एक्शन नहीं। हाँ, एक्शन ज़्यादा नहीं होगा। तो 10 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए हो सकता है कि बरी भी हो जाएं या फिर उन पर केस भी दर्ज हो जाए। वोटिंग से पहले पप्पू यादव का माहौल तो एक तो पहले ही ऐसा बना था और ज़्यादा बन गया, तो फिर मान के चला जाए कि और 2 उम्मीदवार तो पिछड़ गए। हाँ, बिल्कुल पिछड़ गए। और वहाँ देखिए, वहाँ पप्पू यादव सबसे आगे चल रहे हैं। वो जीत जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं। और संतोष कुशवाहा जो हैं जदयू के, वो दूसरे नंबर पर हैं। राजद लड़ाई से बाहर है, जिनका 10 लाख रुपया पकड़ा गया, वो भी पानी में इनके जाएगा। लिए तेजस्वी इतना हाँ, कैंपेनिंग तेजस्वी लगातार वहाँ कैंपेन करते रह गए, मगर उसका कोई असर नहीं पड़ा। और पप्पू यादव के साथ समाज के सभी वर्गों का वोट जुड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा पप्पू यादव के पक्ष में माहौल कैसे बन गया? पप्पू यादव आज से नहीं, पप्पू यादव काफ़ी दिनों से पूर्णिया की सेवा की है उन्होंने, और वहाँ के लोगों के दुख दर्द में सहभागी बने हैं, खड़े रहे हैं वहाँ। कोरोना में जिस समय परिवार के सदस्य भी अपने घर वालों को नहीं पूछ रहे थे, उस समय ये वहाँ मौजूद रहे और लोगों को मदद की। अभी भी वो जहाँ जाते हैं, अगर कोई पीड़ित हुआ तो सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाले पप्पू यादव। आग लगी हुई तो पहुँचे पप्पू यादव, कहीं दुष्कर्म की घटना हुई तो पहुँचे पप्पू यादव, कोई क्राइम हुआ तो वहाँ पप्पू यादव। लेकिन पप्पू यादव की एक छवि भी रही है, पूर्णिया हो या पूरे बिहार में हो, एक पुरानी गंदी छवि भी उनकी रही है। क्या उस छवि से लोग बाहर निकल गए? उस छवि से बाहर निकलने की कोशिश में है, और लोग बताते हैं कि अब उन पर कोई वैसा आरोप भी नहीं है, और वो छवि जो दागदार छवि थी उनकी, उसको करीब करीब उन्होंने धो लिया है। मगर ये एक ये की बात है, ज़रूर खोज की बात है कि उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। जो वो बांटते रहते हैं, मुट्ठी में भर भर के रुपए बांटते हैं, वो पैसे का स्रोत क्या है, क्या आमदनी है, कहाँ से उतना पैसा लाते तेजस्वी हैं। ने तो आरोप लगाया कि बीजेपी से ही मिलता है। वो कल तक तो बीजेपी के खिलाफ ही थे, तो बीजेपी क्यों देगी उनको? वो तो सिर्फ चुनाव में ही पैसे नहीं बांटते, वो तो सालों भर बांटते रहते हैं। हर दुख दर्द पीड़ित व्यक्ति को वो मदद पहुंचाते हैं, और ये कई सालों से वो कर रहे हैं। तो ज़रूर कोई स्रोत होगा उनके आय का, जो हम लोगों को मालूम नहीं है। वहाँ से वो पैसा आता है तो बांटते हैं। और वहाँ दूसरी बात ये हो गई कि जदयू के जिलाध्यक्ष हैं कोई राकेश, उनकी एक ऑडियो जो है वो वायरल हुई थी कि कायस्थ भी अब हमारे मुंह में मुतने लगा है। तो इससे कायस्थ मतदाता, जिनके पूर्णिया शहर में अच्छी तादाद है, वो नाराज़ हैं। अच्छा, उनको मनाने की कोशिश की गई, मगर उसमें से कुछ लोग ज़रूर टर्न हुए, मगर मेजॉरिटी तैयार नहीं है उनके साथ आने को। और जो राजद का जो आधार वोट है MY, वो लगभग शिफ्ट हो चुका है पप्पू यादव के साथ, पूरा का पूरा पप्पू यादव के साथ। तो कहीं टिकती नहीं है राजद उम्मीदवार। तो ये स्थिति है वहाँ। और संतोष कुशवाहा का वहाँ विरोध भी हो रहा है, कई क्षेत्र में विरोध हो रहा है। और कोरोना में तो बताया ही हमने कि काफ़ी काम किया, तो ये लोगों को। तो एक लास्ट पूर्णिया को लेके कमेंट लेना चाहेंगे कि क्या सरकार भी कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रही है? मतलब प्रशासन को अपने हाथ में लेकर, जिस तरीके से आज पप्पू यादव को रोका गया, जो आरोप उन्होंने लगाया है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित ये था और मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, ये छल प्रपंच दाव पेच तो चलते रहता है। तो उनका जो आरोप है, अब वो तो जांच का विषय है कि इसमें सरकार का कितना हाथ है, या प्रशासन स्वतः ये कार्रवाई किया। क्योंकि चुनाव आयोग में पूरा प्रशासन जो है वो चुनाव के समय चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाता है। तो चुनाव आयोग के कई ऑब्जर्वर भी क्षेत्र में रहते हैं, वो सख्ती, उनका आदेश उनका रहता है कि सभी पर सख्ती करो, कोई नियम का उल्लंघन न करे। तो उसमें
किया गया होगा ये अब कार्रवाई। अगली सीट किशनगंज की क्या है, वहाँ की क्या जो माहौल है वो क्या है? किशनगंज की देखिए, किशनगंज में अब तक की जो सबसे बड़ी सभा हुई वहाँ, वो ओवैसी की सभा हुई। अच्छा। वहाँ दूसरे दलों के मुख्यमंत्री भी गए वहाँ उस सभा की, तो उनकी सभा में बहुत कम लोग थे, बहुत थोड़े लोग थे, तो उनकी सभा कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाई। और वहाँ जो है मुख्य मुकाबला लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर जावेद जो सिटिंग एमपी हैं अभी कांग्रेस, उनमें और अख्तरुल में है। अच्छा। मगर अंत समय में हो सकता है कि अख्तरुल आगे आ जाएं या पिछड़ जाएं, मगर जो डॉक्टर जावेद के पक्ष में जो सबसे अच्छी बात जाती है कि वो सौम्य व्यक्तित्व के हैं और सब लोगों से सहज भाव से मिलते हैं। ये ठीक है कि उन्होंने बहुत कुछ काम वहाँ नहीं किया, मगर उनके सबके साथ अच्छे संबंध हैं, और वो उनके पिता भी सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, तो एक राजनीतिक परिवार है, तो वो शिष्टाचार जानते हैं कि राजनीतिक शिष्टाचार क्या होता है, लोगों से कैसे मिलना जुलना है, ये सब। और अख्तरुल तो अकेले छोटी छोटी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे। ओवैसी के आने से उनकी थोड़ी सी गति बढ़ी हुई, तो ओवैसी के आने से उनमें जान आ गया, नहीं तो वो भी पिछड़ रहे थे। और जदयू के उम्मीदवार आगे चल रहे थे, मुजाहिद मुजाहिद आलम आगे चल रहे थे। तो अब ये जो उन्होंने एक नारा दे दिया है ओवैसी ने कि शुक्रवार, यानी जिस दिन वोटिंग है कल, तो शुक्रवार बहुत मुबारक दिन है, और इस दिन जो होगा अच्छा ही होगा, शैतानी ताकतें नहीं जीत सकती हैं। शैतानी ताकतें इस दिन, चूँकि वो मुबारक दिन है, तो परास्त होंगी। यानी उनका कहने का मतलब कि जीत हमारी होगी। अब इसका कितना असर मुसलमानों पर पड़ता है, ये ज़रूर है कि वहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 70% है, तो हिंदू का वोट जो है वो लगभग बटेगा, कुछ जावेद में जाएगा, कुछ जदयू को जाएगा। मगर जब हिंदू मतदाता ये देखने लगेंगे कि ओवैसी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो पूरी तरह टर्न हो जाएंगे जदयू की तरफ। नहीं, जावेद के साथ, क्योंकि जावेद को मुस्लिम वोट भी है, थोड़ा दूसरी समाज का भी वोट है, और वहाँ एक और जो अंतर विरोध वहाँ चलता है, सुरजापुरी और शेर शाहवादी मुसलमानों के बीच। सुरजापुरी यानी वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो सुरजापुरी कहे जाते हैं, और जो बाहर से आके बसे हैं उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी भी हैं, उनको शेर शाहवादी या भाटिया मुसलमान कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच 36 का रिश्ता रहता है, मगर ये है कि चुनाव में दोनों एक हो जाते हैं। अच्छा। और उनको लगता है कि ये मुसलमानों की सीट है, तो मुसलमानों के कब्जे में ही रहनी चाहिए, तो जो मुस्लिम हित की बात करे उसके लिए दोनों एकजुट हो जाते हैं। तो मुस्लिम हित की बात करने वाले सबसे बड़े हैं ओवैसी के उम्मीदवार, तो वो एक ताकत उनके साथ जुड़ गई है। और वो शहर का वोट जो है, किशनगंज शहर का, वो वोट पूरी तरह जावेद के साथ है। उसमें भाजपा का भी वोट कुछ है, मगर भाजपा का वोट कम है, और चूँकि वो जदयू के जो उम्मीदवार हैं मास्टर मुजाहिद, वो कमज़ोर दिख रहे हैं, तो इसलिए सारे वोट वो चले जाएंगे उधर जावेद के साथ, डॉक्टर जावेद के साथ। और सुरजापुरी जो मूल निवासी हैं वहाँ के, वो बहुत शांत और भीरू लोग हैं, वो लड़ाई झगड़ा झंझट पसंद नहीं करते, मिलजुल करके रहते हैं। मगर जो भाटिया मुसलमान हैं, शेर शाहवादी, वो बड़े आक्रामक होते हैं, जमीन हड़पना, किसी के साथ बलात्कार कर लेना, महिलाओं के साथ चोरी कर लेना, किसी का मवेशी खोल लेना, ये सब वो खूब करते हैं। एक चीज़ किशनगंज के बारे में बड़ा चर्चा होती है, कत्ल की रात। जब कहा जाता है वोटिंग से पहले वाली जो रात होती है, यानी आज की जो रात है, उस दिन कई जगह पर मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में तय होता है कि एक तरफा वोट किसको देना है। तो ये रात जो है वो उम्मीदवारों के लिए कितना भारी होगा? नहीं, ये कत्ल की रात पूरे चुनाव के लिए कहा जाता है। अच्छा। माने चुनाव के मतदान के ठीक पहले वाली रात जो है उसको कत्ल की रात कहते हैं, कि किसका कत्ल होगा और कौन जीतेगा, तो इसीलिए कत्ल की रात कहते हैं। तो उसमें एक और फैक्टर ये है कि शुक्रवार है, जुमे की नमाज में प्रायः सब मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं मस्जिदों में, तो वहाँ भी एक फैक्टर है वो भी, कि वहाँ से किसके लिए फरमान जारी होता है। तो वो अंत तक लोग इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि वो किसके तरफ ज़्यादा झुकाव है।
और कौन भाजपा को हरा रहा है। पहले ये टेंडेंसी होती थी उसको साथ दे दो, मगर अब भाजपा के खिलाफ वैसा नकारात्मक भाव नहीं है मुसलमानों में, सोच में मुसलमानों में के बदलाव आया है अब, और वो भाजपा को अब उस नज़र से नहीं देखते कि भाजपा आएगी तो खा जाएगी। भाजपा में भी जा रहा है वोट, एनडीए को भी मिलता है मुसलमानों का वोट अच्छी खासी संख्या में। अब एनआरसी और यूसीसी की वजह से कुछ तो माहौल उन लोग के नहीं, उसका कोई असर वहाँ स्थानीय स्तर पर नहीं है, वो लोगों को लग रहा है। मगर ये जरूर है कि ओवैसी साहब के भेजे हुए कई बड़े बड़े मौलाना वहाँ घूम रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, वो अपनी तकरीर से लोगों को बहुत लुभा रहे हैं। तो अब उनका क्या असर पड़ता है गांव देहात के मतदाताओं पर, इस पर भी बहुत सारा खेल वहाँ निर्भर करता है। मगर अभी वहाँ किशनगंज में आप कह सकते हैं कि मुकाबला ये डॉक्टर जावेद और अख्तरुल ईमान के बीच अख्तरुल के बीच है। अब अगली सीट वहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कटिहार की। कटिहार बगल की सीट है सीमांचल की। बिल्कुल, कटिहार में भी मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। 42% वहाँ मुस्लिम हैं और 62% हिंदू हैं, बाकी कुछ अन्य हैं। तो कटिहार पहचान रही है तारिक साहब के नाम से कि क्योंकि कई बार वहाँ के सांसद रहे, मंत्री भी रहे। मगर ये भी दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है कि उन्हीं के सांसद रहते हुए कटिहार के जितने उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए, वो कुछ नहीं कर पाए। दो बहुत बड़ी जूट मिलें थी कटिहार में, वो दोनों बंद पड़ी हुई हैं। वो तारिक हारे, भाजपा के सांसद आए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। भाजपा की सरकार बनी तब भी कुछ नहीं कर पाई। कांटी फैक्ट्री है, सलाई फैक्ट्री है, वो सब बंद पड़ी हुई है वहाँ। तो उसका एक लोगों में नाराज़गी है उसकी कि ये जो है सो कोई नेता इसके लिए कुछ काम नहीं करता है। और हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होता है वहाँ। अच्छा। अंत में ये कटिहार में ये हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम ये है। और तारकिशोर प्रसाद हैं जो उप मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के नेता हैं वहाँ और उप मुख्यमंत्री भी थे। तो वो पूरी तरह से लगे हुए हैं दुलाल चंद के लिए, जदयू उम्मीदवार के लिए। हर सभा में उनके साथ दिखते हैं वो, और उनका अच्छा प्रभाव है वहाँ कटिहार शहर में। खास करके विधायक हैं तो उनका व्यापारी समाज पर भी अच्छी पकड़ है, तो उनका लाभ मिल रहा है दुलाल चंद को। और दुलाल चंद के साथ ये भी एक फैक्टर है कि वो बहुत सरल हैं, सहज हैं, कहीं किसी के साथ मिल लिए, कहीं बैठ गए, कोई उनके साथ वो नहीं है, अहंकार का भाव उनमें नहीं है। और एक फ़ायदा दुलाल चंद के लिए और हो गया कि अशफाक करीम जो वहाँ की एक हस्ती हैं और उन्होंने बहुत से लोगों को रोज़गार दिया है, अपना मेडिकल कॉलेज खोल के, एक यूनिवर्सिटी भी खोल दी है वहाँ उन्होंने। तो इसमें स्थानीय लोगों को बहुत रोज़गार मिला है और पढ़ने लिखने का मौका भी मिल गया है। तो इससे लोग ऑबलाइज रहते हैं। और दूसरे ये कि ये भी कहा जाता है उनके बारे में कि मुस्लिम मरीजों का उनके मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क इलाज होता है। अच्छा। या बहुत कम पैसे लिए जाते हैं। हालांकि ये भी बात है कि एक पत्रकार की किसी की डेथ हुई थी वहाँ, तो 35,000 रुपया बाकी था, तो उसके लिए डेड बॉडी रोक ली गई थी। अच्छा, ये वहाँ के लोग बताते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, मगर वहाँ के कई मित्रों ने बताया कि जदयू में आने से फायदा होगा। तो मुस्लिम वोटों का एक बड़ा वर्ग इनके साथ जुड़ जाएगा दुलाल चंद के साथ। तो ये भी सीट कुल मिला के यहाँ 50-50 आप कह सकते हैं कि 50-50 चांस है दोनों के लिए, तारिक के लिए और जदयू के लिए। और रोजगार कटिहार के लिए बड़ा मुद्दा है। कटिहार से भी बड़ी संख्या में पलायन होता है। कटिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन होता है कि अभी कल चुनाव है और 2 दिन पहले तक वहाँ से लोग जा रहे थे बाहर रोजी रोटी के उसमें। तो ये आप समझ सकते हैं। तो इसको लेके एक नाराज़गी भी है कि मोदी सरकार ने रोजगार के लिए कुछ बहुत खास उल्लेखनीय काम नहीं किया। हाँ, उल्लेखनीय नहीं किया। और नीतीश से भी नाराज़गी है, मगर वो नाराज़गी बहुत टिकेगी नहीं। अंत में मोदी नाम केवल हम लोग जपेंगे और फिर वो आ जाएंगे। अब हम आते हैं बांका। बांका में भी चुनाव है। तो बांका में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जयप्रकाश आगे हैं, राजद उम्मीदवार जयप्रकाश। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जयप्रकाश का स्वभाव, वो हर दिल अजीज आदमी है, बातचीत में बहुत विनम्र हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं और सबका खैर खबर लेते रहते हैं। मगर दूसरी ओर जो गिरधारी यादव हैं जदयू उम्मीदवार,
उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो अहंकारी हैं, अच्छा। जल्दी मिलते नहीं लोगों से, ठेकेदारों से घिरे रहते हैं। अब कितनी सच्चाई है, मगर वहाँ के लोगों ने जो जानकारी दी वही मैं कह रहा हूँ। और वहाँ एक और चौंकाने वाली बात है कि छोटा जिला है बांका, तो कोरोना काल में 10 ट्रेनें हैदराबाद और सिकंदराबाद से आई हैं, स्पेशल ट्रेनें बांका, जिसमें लोग भर करके आए। तो तब लोगों को पता चला कि बांका के इतने लोग बाहर रहते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। 10 ट्रेनों में कितने लोग आए होंगे ये आप समझ लीजिए। उसके अलावा भी दूसरे साधनों से भी लोग लौट के आए होंगे, तब ये भेद खुला। और दूसरा एक बड़ा इशू वहाँ बना है कि वहाँ 6 डैम हैं बांका में, बड़े बड़े, मगर वो गाद भर जाने से सिंचाई वहाँ ठप हो गई है। तो वो बारिश के भरोसे पूरी खेती है, खेती प्रधान वो इलाका है, तो वो नाराज़गी है। और मगर दिग्विजय सिंह का परिवार भी खामोश है। दिग्विजय सिंह हालांकि जमुई के हैं, मगर उनका प्रभाव बांका में रहे, कई बार वहाँ से सांसद रहे, उनकी पत्नी भी रहीं, और उनकी बेटी जो है वो जमुई से विधायक हैं। हाँ, मगर वो बहुत प्रचार में नहीं आ रही हैं यहाँ जदयू कैंडिडेट के। तो ये एक असर दिखेगा उसका चुनाव में। राजपूत समाज खुल के गिरधारी यादव के पक्ष में नहीं है। और लोग तुलना कर रहे हैं अपने बगल के संसदीय क्षेत्र गोड्डा से। अच्छा, कि गोड्डा में भी एक सांसद है जो बीजेपी का है, निशिकांत दुबे, और एक हमारे भी सांसद हैं, वो भी सत्तारूढ़ दल के या एनडीए गठबंधन के हैं, गिरधारी लाल यादव, जो 2 टर्म से हैं। निशिकांत भी 2 या 3 टर्म से हैं। मगर गोड्डा की उन्होंने किस्मत पलट दी। वहाँ अपने क्षेत्र में वो एम्स ले आए, अपने क्षेत्र में देवघर में हवाई अड्डा किए, गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट उन्होंने बैठा दिया, उसमें हजारों लोगों को वहाँ रोजगार मिला। जिनकी ज़मीन ली गई उनको अलग से फ़ायदे मिले उसके। हालांकि उसका विरोध भी हुआ था ज़मीन अधिग्रहण के समय। और कई ट्रेनों की सुविधा उन्होंने बढ़ाई अपने इलाके के लिए। तो लोग तुलना कर रहे हैं कि भाई बगल में इतना विकास और हमारे यहाँ इतना अंधेरा क्यों। तो ये खामियाजा सीधे सीधे जा रहा है उनके मत्थे, गिरधारी यादव के मत्थे, जो सिटिंग सांसद हैं। तो ये वहाँ का हाल है। और वहाँ अब कोई चमत्कार हो जाए तो गिरधारी भी जीत सकते हैं। राजनीति में चमत्कार होते रहते हैं। अब भागलपुर की जो सीट है उसका क्या हाल होगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प लड़ाई वहाँ भी बताया जा रहा है। भागलपुर में भी दिलचस्प है। और भागलपुर में जदयू जो है, जदयू खामोशी से काम कर रही है। जदयू के अजय मंडल, उनका ताम झाम नहीं दिख रहा है। मगर अजीत शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका पूरा ताम झाम, चुनावी ग्लैमर जो होता है वो दिखता है। और उस ग्लैमर को और बढ़ा दे रही हैं उनकी बेटी जो फिल्म में है, नेहा शर्मा, तो वो रोड शो कर रही हैं। तो नौजवानों का पूरा हुजूम उनके साथ जुड़ रहा है। मगर ये है कि अंत में वहाँ मुस्लिम वोटों पर भी अच्छी पकड़ है। अजीत शर्मा की व्यक्तिगत तौर पर, हालांकि दंगे के बाद से मुस्लिम एकदम भड़क गए थे और कांग्रेस से उन्होंने तौबा कर लिया था। मगर अब वो धीरे धीरे अजीत शर्मा ने उनको जोड़ा है अपने साथ, उनकी मदद की, उनके साथ आना जाना, उठना बैठना, ये सब है। और दूसरी बात यह है कि भूमिहारों की तादाद भी वहाँ अच्छी है। तो वो खुद भूमिहार जाति के हैं अजीत शर्मा, तो वो भूमिहार गांव पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि उनका कुछ हमको मिल जाए, जो एनडीए का कोर वोट है। हाँ, और एमवाई इधर लालू के सहारे सध जाएगा और उधर थोड़ा सा एनडीए का ले लेंगे तो हम निकल जाएंगे। अब वो एनडीए का वोट कितना तोड़ पाते हैं, इस पर सारा दारोमदार निर्भर रहता है। मगर लोग कह रहे हैं कि अंत में लोग देखेंगे दिल्ली की ओर। तो दिल्ली ठीक है, अजय मंडल ने बहुत कुछ नहीं किया मगर बिगाड़ा भी नहीं कुछ। तो इसलिए, और लोगों को ये लग रहा है कि जो अभी योजनाएं सब चल रही हैं क्षेत्र के विकास की, 4 लेन 6 लेन सड़कें और वो गंगा पर पुल, ये वो, तो वो सब अगर ये हार जाएंगे तो हो सकता है वो डिले हो जाए स्कीम सब। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि अंत में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिल सकता है, अजय मंडल का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन एक और बड़ा मैटर है वहाँ पे गंगोता समाज का, क्योंकि उसी समाज से अजय मंडल आते हैं। लेकिन गोपालपुर के विधायक तो अब उसी वोट के इंतजार में थे कि हमको मिल जाएगा तो हम बेड़ा पार कर लेंगे जदयू के टिकट पे, लेकिन बड़ा खामोश थे। तो कहीं ये तो नहीं कि अंदर अंदर वो भी खिलाफ में काम करें? खामोश थे, मगर अब आ गए हैं साथ में। और उनकी खामोशी भी, अगर वो विरोध में भी रहेंगे तब भी वो कोई बहुत असर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनसे बड़े नेता बुलो मंडल आ गए हैं इधर जदयू में, तो वो काउंटर कर देंगे।
और वो टिकट अपने पॉकेट में लेके जैसे घूमते थे वैसे बेटिकट भी हो जाएंगे अगले चुनाव में, अगर वो विरोध में गतिविधि उनकी पकड़ी गई तो इसलिए वो भी डर है। तो वो अब साथ दिख रहे हैं, मंच पर भी घूम रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं। तो ये भी वहाँ है, मोदी नाम केवलम का सहारा है अजय मंडल को, और वो निकल सकते हैं, मगर इन्हीं दोनों में जबरदस्त फाइट है, कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच। लेकिन पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, वोटिंग परसेंटेज गिरा तो कई तरह के कयास लगाए जाने लगा कि मोदी सरकार जो 40 में 40 का नारा दे रही थी हो सकता है इस बार दरक जाए। तो इन 5 सीटों पर भी वोटिंग प्रतिशत कितना मायने रखेगा? देखिए, कम वोटिंग होगी इसका मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये सरकार के पक्ष में है या सरकार के खिलाफ है। कम वोटिंग बिहार की नियति है, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बिहार के करीब करीब आधे लोग बाहर हैं, वो वोट देने नहीं आएंगे यहाँ। वोट के 2 दिन 1 दिन पहले भी यहाँ से पलायन हो रहा है, लोग जा रहे हैं, तो इसलिए वोटिंग प्रतिशत तो कम होना ही है, ये तो स्वाभाविक है। और दूसरे की वोटर लिस्ट में भी इतनी गड़बड़ी है कि वो पूछिए मत। अब जैसे अभी पकड़ा गया है केस, बड़ा केस हैदराबाद का, हैदराबाद में ओवैसी की कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव आयोग ने 6 लाख वोटरों के नाम डिलीट किए, 6 लाख। उसमें से बहुत सारे लोग जो दिवंगत हो गए थे उनके भी नाम थे, बहुत से फर्जी नाम डाले हुए थे, बहुत से एक ही आदमी के नाम 3-3 4-4 बूथों पर डाले हुए थे। तो ये सब पकड़ा। वहाँ जो भाजपा के उम्मीदवार हैं माधविलता, उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर खतो खिताबत की और नतीजा चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा, और जांच पड़ताल के बाद 6 लाख वोटर डिलीट कर दिए गए। अब उनकी जान सांसत में है ओवैसी साहब की कि 6 लाख वोट हमारे चले गए हाथ से। तो बिहार में भी जो वोटर लिस्ट है वो भी गड़बड़ियों से भरा हुआ है। मैं खुद उदाहरण हूँ, मेरा जो नाम था वोटर लिस्ट में वो बूथ घर से थोड़ा दूर था, तो हमने अपना नाम ट्रांसफ़र करा लिया घर के नज़दीक वाले बूथ में, और वहाँ नाम डिलीट करने के लिए आवेदन दिया। वो तो स्वाभाविक है, वो आई कार्ड वगैरह सब समर्पित कर दिया, मगर फिर भी नाम आज भी है। अभी मैंने चेक किया था, नाम आज भी है, दोनों बूथों पर हमारा नाम है। हमारे पिताजी दिवंगत हो गए, उनका कहने के बाद भी नाम नहीं डिलीट किया, वो भी उनका भी नाम है। ऐसे ही हमारे अपार्टमेंट में 6-7 लोग दिवंगत हुए हैं, उन सब का नाम चला रहा है। बहुत सारे लोग बाहर हैं, उनका भी नाम चला रहा है। तो इस तरह से, और बहुत सारे लोग का बूथ बदल दिया जाता है बिना उनकी सूचना के, तो वो पहले वाले बूथ पर जाते हैं तो पता चलता है कि आपका नाम ही नहीं है, वो घर लौट आते हैं। तो ये तमाम वजहें हैं जिनसे वोटिंग परसेंटेज कम होता है। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस चुनाव को प्रभावित करेगा, वो है पोस्टल बैलेट वाला मामला। क्योंकि बिहार में शिक्षक चुनाव में लगे होते हैं, और लगभग 6 लाख शिक्षक हैं, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक। और इन शिक्षकों में नीतीश सरकार और भाजपा के प्रति बहुत घनघोर नाराजगी है, आक्रोश है, भरा हुआ है। माने जरा सा पिन मारिए तो विस्फोट हो जाएगा, ये हालत है। और इसकी वजह है के पाठक महोदय। तो के पाठक ने शिक्षा विभाग में समानांतर सत्ता चला रखी है, और वो नीतीश कुमार के संरक्षण में कर रहे हैं सब काम। शिक्षा मंत्री बौने साबित हो गए, चंद्रशेखर थे वो भी बौने उनके सामने रहे, सुनील कुमार आए हैं वो भी बौने साबित हो रहे हैं। तो भाजपा ने भी आश्वासन दिया था कि स्कूलों के टाइमिंग को लेके वो पहले वाला कर दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। और शिक्षकों को रोज़ नया फरमान एक जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। और इसमें एक और दिलचस्प बात ये है कि पाठक जी ने फरमान जारी किया था कि 15 किलोमीटर के दायरे में रहना है शिक्षकों को अपने स्कूल के जहाँ पोस्टिंग है। और उसके लिए क्या हुआ कि घर बनाए जाएंगे ना, तो पहले किराए के लिए घर खोजे जाएं। तो हर प्रमंडल में नोटिस दे करके मीटिंग बुलाई गई कि फलाना 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 इलाके में जिनके घर हैं और किराया देना चाहते हैं वो फलाना तारीख को आएँ कमिश्नर साहब के ऑफिस में। तो भागलपुर कमिश्नरी में जो मीटिंग हुई उसमें मात्र 6 लोग पहुँचे, समझ गए। पूरे कमिश्नरी में 3-4 जिला मिला के 6 लोग आए। आप समझ लीजिए गाँव में कैसे ये है। तो ये या तो सूचना नहीं पहुँची या लोग इच्छुक नहीं हैं। तो मास्टर वो नियम लागू नहीं हो सका, अंत में उसमें ढिलाई देनी पड़ी। तो ये सब ले करके, और जो लगातार परीक्षा सस्पेंशन, तो नौकरी पर तलवार, तो वो 6 लाख वोटर जो पोस्टल बैलेट होते हैं शिक्षक डालेंगे, वो उसमें से 6 लाख में से समझ लीजिए कि 5.5 लाख तो ज़रूर
सरकारी दल के खिलाफ जाएंगे। ये एक वो बड़ा निर्णायक फैक्टर। भी साबित हो और सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके परिवार का वोट उसमें जोड़ लीजिए, उनके नाते रिश्तेदारों का वोट जोड़ लीजिए, तो वो 20 लाख हो जाता है। वो 20 लाख वोट सरकार के खिलाफ मतलब कि जाएंगे। जहाँ पर आसपास की लड़ाई होगी वहाँ निर्णायक वोट हो जाएंगे। बिल्कुल निर्णायक होंगे। और ये किया कराया पाठक जी का, नीतीश कुमार का, और भोगेगी भाजपा, भाजपा जो उनके कंधे पर उठा के घूम रही है नीतीश कुमार को, भोगेगी वो। जब नीतीश कुमार की चर्चा हो गई है, दूसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव है, एनडीए से सभी सीटों पर जदयू लड़ रही है और कहा जाता है कि मुस्लिम वोट एक जो है बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ रहा है। प्रचार में भी लगातार वो इन चीज़ों का जिक्र भी करते रहे कि क्या हमने जो आपके लिए काम किया है उसको भूल जाइएगा, भाजपा के हमारे साथ आने से आप हमको छोड़ दीजिएगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। सीमांचल और अंग प्रदेश, ये 5 सीटों पर मुस्लिमों का अच्छी तादाद है। तो क्या आपको लगता है कि वो पुराना जो मुस्लिम समुदाय जेडीयू को वोट करता था वो आज भी उनके साथ है या छिटक गया है? नहीं आएगा उनके साथ का मुस्लिम वोट बहुत कम हुआ है, क्योंकि मुस्लिम अभी भी मानते हैं कि लालू प्रसाद हमारे रहनुमा हैं। नीतीश को भी मानते हैं कि ठीक ठाक हैं और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। तो बार बार इनके पाला बदल करने से, और ख़ास करके अभी जो तेजस्वी को छोड़ दिया और फिर भाजपा के साथ चले आए, तो इसको लेकर के मुसलमानों में नाराज़गी है, गहरी नाराज़गी है। तो वो जाएंगे राजद के साथ, वो मुस्लिम वोट कुछ हिस्सा ज़रूर इनके साथ आएगा। मगर एक दूसरी संतोष करने लायक बात यह है भाजपा के लिए कि पहले जैसा भाजपा का टैबू बना हुआ था मुसलमानों के बीच कि कोई जीत जाए मगर भाजपा न जीते, ये भाव अब नहीं हुआ है। भाजपा को लेकर के उनके सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है और मुस्लिम वोट भाजपा उम्मीदवारों को भी मिल रहे हैं। तो ये एक प्लस हुआ है। मान लीजिए कि उधर से नीतीश कुमार से छिटका तो कुछ वोट इधर से जुड़ा, तो वो ले दे करके मामला बहुत मेकअप करेगा उसको। मगर नीतीश कुमार का वो पहले वाला असर नहीं है। अब भागलपुर में रोड शो किया था उन्होंने 2 दिन पहले, भीड़ ही नहीं थी। लोग कह रहे थे कि उनके समर्थकों के से ज़्यादा प्रशासन की गाड़ियां थी उनके रोड शो में। और दूसरे अजीत शर्मा ने रोड शो किया, उनकी बेटी थी साथ में, तो पूरा हुजूम था बीहपुर में रोड शो में। अब देखो भीड़ कितना वोट में कन्वर्ट होता है। ये है। और भूमियार गांव में जैसे अजीत शर्मा घूम रहे हैं तो भाजपा के विजय सिन्हा घूम रहे हैं। तो दोनों अपने अपने मिशन में कितना कामयाब होते हैं, तो ये तो 4 जून को पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। कल वोटिंग है, तो आखिरी में आप मतदाताओं से क्या कहिएगा? मतदाताओं को देखिए, एक कहावत है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना मत। यही मतदाताओं को भी याद रखना है। शिकारी तो बहुत घूम रहे हैं, जाल भी बिछ रहा है, मगर उसमें फंसना नहीं है। आप अपने दिल से सोचिए कौन सच्चा और अच्छा उम्मीदवार है और किस पार्टी से देश का भला होने वाला है, देश का कौन सी पार्टी विकास कर सकती है, उस पार्टी को, उसके उम्मीदवार को जिताइए, वोट दीजिए। मगर वोट जरूर दीजिए, किसी को दीजिए, मगर घर से निकलिए, बूथ पर जाइए, वोट दे करके आइए। तो देखिए, अब कल 5 सीटों पर कई उम्मीदवारों के किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएंगे। सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा और बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज की लड़ाई बेहद दिलचस्प मानी जा रही थी। और ऐसा देखने को भी मिला प्रचार प्रसार में, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कैंपेनिंग की, पूरा दम लगा दिया। मुकेश सहनी उनके साथ रहे, तो देखना होगा कि उसका कितना फ़ायदा उनके उम्मीदवार बीमा भारती को मिलता है और अन्य सीटों पर भी वो कितना असर छोड़ पाएंगे। निश्चित तौर पर जदयू के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पिछली बार इन 5 में से 4 सीटों पर उसे जीत मिली थी, लेकिन इस बार कई सीटें उनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब तय तो कल मतदाता कर देंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा। आगे भी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।